हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एसपी बख्शी इंग्लिश ग्रामर बुक से। और आपको पता है कि वन वीडियो वन चैप्टर और कॉन्टीन्यूसली बिल्कुल लगातार जो है चल रहा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आगे पीछे जो है थोड़ा सा हो जाता है ना। तो ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जो सीरीज़ चली हुई हो उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बजाय कि जो सीरीज़ चली हुई नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, यहाँ से हम एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा यूनिट फर्स्ट में से चैप्टर्स कर चुके हैं। द फंक्शन ऑफ टेंसेस, वॉइस, मॉडल्स, इन सब चैप्टर्स को कर चुके हैं। उसके बाद यूनिट 2 में से कर चुके हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लोजेस, क्लोज एनालाइज, क्वेश्चन टैग्स, नॉन फाइनाइट्स, वर्ब्स, इन सब को कर चुके हैं। उसके बाद यूनिट 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, ये सब चैप्टर्स हो चुके हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में हमारे 3 चैप्टर्स हैं और इसके बाद है ना हमारा ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो है थोड़ा सा इसका वोकैब का पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट नंबर 5 से वोकैब हमारी स्टार्ट हो जाने वाली है एक तरीके से। तो चलिए हम इनको भी देख लेंगे। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं 12th, जिसका नाम क्या है, एडजेक्टिव। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव को। तो यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। इसका तो आपको भी पता है कि आप ये कह सकते हैं कि सर हमें पता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्सटर्नल मीनिंग। या फिर मैं आपको अगर कंफ्यूज ना करूँ ना, तो वो है ना एक तरीके से क्वालिटी बताता है हमारी। एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी, ठीक है, या डिफाइन करता है एक तरीके से। क्या करता है, डिफाइन करता है एक तरीके से। किसको, या तो नाउन को करेगा या प्रोनाउन को करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन पे चले जाते हैं। इसने क्या दिया हुआ है इसके हिसाब से बात करते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। मतलब नाउन के मीनिंग के अंदर, यहाँ पे प्रोनाउन भी लिख लो इसके साथ में, ठीक है। तो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के अंदर कुछ ना कुछ, या तो उसके बारे में कुछ बताएगा या उसके अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड कर देगा उसके अंदर। जैसे मैं अब ये बोल दूं कि ये इसी को ले लो, सी इज़ अ लेडी। एक तो मैं ये बात कहूँ, अब यहाँ पे ये तो प्रोनाउन है हमारा, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है। वैसे ये पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा नाउन है। अगर हम इसके साथ जो है एक चीज़ और जोड़ दें, यहाँ पे काइंड लिखते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे काइंड लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर ये तो वही सेम सब्जेक्ट रहेगा, ये वर्ब रहेगी, ये आर्टिकल रहेगा, ये हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव आता है, किसको डिफाइन करने के लिए, नाउन को डिफाइन करने के लिए। काइंड लेडी, किस प्रकार की लेडी है वो, काइंड लेडी है। अब जो है यहाँ पे आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहली एडजेक्टिव होती है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी होती है डेटरमाइनर। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, उसके बारे में और ज़्यादा बताता है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में जो डिनोट करता है किसी की क्वालिटी के साथ, साइज़ के साथ, कलर के साथ, शेप के साथ, या और भी बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें जहाँ पे भी नाउन लिखा है ना, वहाँ पे प्रोनाउन भी आप लिख सकते हो, क्योंकि प्रोनाउन की भी क्वालिटी के बारे में वो बता सकता है, प्रोनाउन की भी शेप के बारे में बता सकता है, प्रोनाउन की भी जो है कलर के बारे में वो बता सकता है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे एक चीज़ इसने छोड़ दी, डेटरमाइनर एडजेक्टिव। डेटरमाइनर एडजेक्टिव किसको, डेटरमाइनर एडजेक्टिव किसको कहते हैं, डेटरमाइनर एडजेक्टिव उसको कहते हैं, एक ऐसा वर्ड होता है ये क्या करेगा, ये किसी भी वर्ड को या किसी भी नाउन को या तो मॉडिफाई करेगा, ये गलत लिख दिया मैंने स्पेलिंग, या तो मॉडिफाई करेगा या फिर क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो है डेटर माइनर एडजेक्टिव एक तरीके से होते हैं। ओके, उसके बाद
उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, की एडजेक्टिव की एक सेंटेंस के अंदर कहाँ पे पोजीशन जो है होती है। अब देखो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बोथ एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, while determiner adjectives are used only before the noun। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक तो है सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल और दूसरा है द गर्ल इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे ऑनेस्ट है दोनों जगह पे एडजेक्टिव, समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा फोकस करें, नहीं तो फिर आप जो है मुझे दोष देंगे, फिर आप नहीं तो है ना दे सकते हैं आप मुझे दोष, है ना। देखो यहाँ पे फोकस करो, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो ऑनेस्ट के बाद इसने नाउन दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। उस प्रकार के ऑनेस्ट के यूज़ को, एक एडजेक्टिव के यूज़ को एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं, जब उसके पीछे कोई दिया हुआ है और उस तरीके से उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो बता रहा है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव का कौन सा रूप है, एट्रीब्यूटिव रूप है। एक होता है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव में उसके बाद कोई नहीं होता है, सीधा ही जो है नाउन को या सब्जेक्ट को, नाउन को नहीं सब्जेक्ट को, वो जो है प्रेडिकेटिव यूज़ में, एडजेक्टिव के प्रेडिकेटिव यूज़ में जो एडजेक्टिव होता है हमारा, वो सीधा ही नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे इस बात को। ये क्लिक ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे गलत जगह पे क्लिक हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें जो है आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले ए में दिया है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें अलग अलग पर्सन की जो है क्वालिटी के बारे में बात की जाती है कि वो चीज़ अगली है, हैवी है, ड्राई है, वेट है, रेड है, गुड है, बैड है, इन सब चीज़ों के बारे में। दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में कुछ इस तरीके से बताया जाता है, बट डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में बात करें, अब हाँ बिल्कुल आपका दिमाग एक जगह और गया हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे भी सेम वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। वो पार्ट ऑफ स्पीच कब छांट पाते हैं कि ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, वो उसकी सेंटेंस में पोजीशन को जो है डिफाइन करेगी। ठीक है, तो क्या होता है, दिस दैट दीज दोज, इन सब को हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सेम वही चीज़, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये सम, एनी, नो, लिटल, फ्यू, ये सब जो है हमारे, और भी बहुत सारे होते हैं, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। क्यों, इनसे हमें नंबर का पता चलता है ना। उसके बाद इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, WH फैमिली के वर्ड्स को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज़ करते हैं हम। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो है हमारे किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, हम उनको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ होती है, इनके साथ है ना प्लस में आपको नाउन मिलेगा, ठीक है, इनके बाद में आपको क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। उसके बाद होते हैं हमारे प्रेजेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, जैसे कि अ मूविंग बस, ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। अ वाउंडेड ड्राइवर, अ ब्रंट मैन, अ टायरिंग जर्नी, आ टायरिंग जर्नी नहीं, आ टायरिंग जर्नी कहेंगे, आ टायरिंग जर्नी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जर्नी तो एक ही होती है, उसके आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है आ या फिर एन। तो यहाँ पे देखो, जो ये मूविंग है ना, ये मूविंग ING फॉर्म वाला है, तो ये पार्टिसिपल हो गया, है ना। तो यहाँ पे वाउंडेड है, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं, सॉरी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये हमारा वाउंडेड वाला पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो इनको एडजेक्टिव बना के हम यूज़ कर लेते हैं बहुत बार। उसके बाद रिलेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि इसमें 3 को ही शामिल करते हैं ज़्यादातर, तो हम वैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, उन्हीं सेम वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादातर 3 ही होते हैं, हु, विच और दैट,
नहीं भाई, एक और होता है, हुज भी हो जाता है यहाँ पे। तो ये होता है। उसके बाद एम्पैथेटिक एडजेक्टिव्स, जिनसे हम एम्फेसाइज करते हैं, जिनसे हम दबाव डालते हैं चीज़ों के ऊपर, बातों के ऊपर, है ना। जैसे ऑन हो गया, सच हो गया, सेम हो गया, वेरी हो गया। इनसे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं बात के ऊपर, वज़न पड़ता है बात के ऊपर जब हम इन सेंटेंसेस को इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो एक एडजेक्टिव के रूप में। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, हम प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन बनता है, ठीक है। एशिया से एशियन बनता है। ऑस्ट्रेलियन बनता है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी साइन लेंगे बाद में फिर, ठीक है। यहाँ पे लगा के बता नहीं रखा, बट लेंगे ये एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लेंगे साथ में, है ना। उसके बाद आर्टिकल्स को जो है डिटरमाइनर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। आर्टिकल चैप्टर में ये बताया भी गया है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस। जो वो कन्फ्यूज़न की बात की थी ना मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं दिस, दैट, दीज, दोज की बात करूँ, तो प्लीज़ गेट मी दैट बुक, एक मैं लिखूँ दैट इज़ माई बुक। अब देखो यहाँ पे दैट जो यूज़ कर रखा है, यहाँ पे दैट कर रखा है, सेम स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग है, बट पार्ट ऑफ स्पीच सेम नहीं है भैया। क्यों नहीं है, यहाँ पे हमने दैट के बाद बुक लिख रखा है, ठीक है। दैट के बाद यहाँ पे बुक लिख रखा है। वैसे भी यहाँ पे हम जो है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम जो है इसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए, दैट बुक, इसको ये बुक देने की बात चल रही है। उस समझ रहे हो ना बात, मैं डिफरेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ये इसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस होगा। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव की बात की जा रही है। दूसरे नंबर पे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात की जा रही है। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ आई को, आई से ही समझ जाना सारे सब्जेक्टिव केस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस दो होते हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आई, उसके बाद मी, उसके बाद माई, उसके बाद माइन। जब हम माइन की बात करेंगे तो हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, जब हम माई की बात करेंगे तो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों पॉजेसिव होते हैं, इस बात का बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते होंगे, आई होप सो कि नहीं होते होंगे। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेंटेंस में देखो, दिस इज़ माई बुक, दूसरे नंबर पे दे रखा है दिस बुक इज़ माइन। यहाँ पे तो माई लिख रखा है, यहाँ पे माइन लिख रखा है। अब जब माइन लिख रखा है तो वो हमारा प्रोनाउन है, और जब माई लिख रखा है तो वो हमारा एडजेक्टिव है ना। एक जैसे होते हैं, जैसे हर और हर्ष बन जाएगा, ये भी सेम ही है। इसमें होता है ही, हिम, ही, हिज, अरे भाई क्या गलती कर रहा हूँ मैं, ही, हिम, हिज और हिज, ठीक है। यहाँ पे दोनों हिज हो जाते हैं। तो कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है। जिसके साथ नाउन मिल जाएगा आपको वो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जो अकेला मिल जाएगा वो आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। बस ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन ज़रूरी है ही नहीं। अगर आपको सेंटेंस समझ में ना आए या कोई भी सेंटेंस समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाद में उसको डिफाइन कर देंगे हम, और भी कर देंगे। मतलब यहाँ पे एक एक दो दो एग्जांपल हम बता रहे हैं अभी तो, बट अगर आपको दिक्कत आती है तो हम बाद में भी बना के भेज देंगे, उसका आपके पास पर्सनली भी भेज देंगे, एक दो सेंटेंस का भी, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा बनाने पड़ेगा तो हम यूट्यूब पे ही अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उसको सभी देख लेंगे फिर तो। तीसरे नंबर पे पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, है ना, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइदर बॉय हैज़ स्टोलन माई बुक, एक तो ये सेंटेंस है। एक है हमारा आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ द सिस्टर्स। देखो यहाँ पे आइदर बॉय लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। आइदर जो है उसके साथ सबसे पहली बात तो सिंगुलर नाउन होता है,
ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो ये पूरा सब्जेक्ट के तौर पे आया तो सिंगुलर सब्जेक्ट आया, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिख रखे हैं। ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करने लग गया, बट थोड़ा सा हो जाता है, कनेक्ट करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि सबसे लंबा चैप्टर है ना वो। हाँ, उसके बाद समझ रहे हैं आप बात को, तो ये सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया तो सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे देखो थर्ड वाले सेंटेंस में आइदर, तो यहाँ पे ही है आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ द सिस्टर्स, आइदर ऑफ द सिस्टर्स, यहाँ पे इन सिस्टर्स में से एक की बात की जा रही है कि ये पसंद, मैं नहीं पसंद करता, इनमें से कोई भी, दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं, ठीक है, दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं ना, दोनों में से किसी को भी नहीं। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, आइदर का मतलब होता है आइदर का मतलब भी बताया था ना मैं, दो में से कोई भी, हाँ। उसके बाद नाइदर का मतलब होता है दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं, ठीक है, बस यही कन्फ्यूज़न था। तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिस्टर्स जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये आइदर जो है एडजेक्टिव का काम करेगा जब बीच में आएगा सेंटेंस के, और शुरुआत में जब आएगा किसी नाउन के साथ जुड़ के तो ये क्या करेगा, या प्रोनाउन के साथ जुड़ के तो ये क्या करेगा, ये एक सब्जेक्ट का काम करेगा। और जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये जो है किसी भी जो है किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम कर सकता है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया, अरे भाई ऐसे आज दूसरी गलती हो गई, गलती नहीं होनी चाहिए वैसे, ये मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसने भी दिया हुआ है पीछे, ये भी देख लेना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न तो पैदा कर दिया मैंने, बट गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब वो किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जुड़ के आएगा और आगे आएगा और सब्जेक्ट की जगह पे, अब समझ में आएगा आपको, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अन्यथा वो किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नाउन के लिए आया है ना, यहाँ पे सिस्टर है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे कुछ डिग्रीज दे रखी हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वेल का बेटर बेस्ट होता है, गुड का भी बेटर बेस्ट होता है, बैड का रोज़ रोस्ट होता है, इल का भी रोज़ रोस्ट होता है। इस तरीके से आप इन कुछ डिग्रीज दी हुई हैं, इनको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है शुरू होती है हमारी, रूल्स हैं यहाँ पे, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहला रूल, जनरली स्पीकिंग एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन द क्वालिटी ऑफ ए नाउन and pronoun rather than the action of a verb is expressed. Adverb is used to modify the action of a verb, an adjective, an adverb. For example, कहने का मतलब क्या है, इस पूरी कथा का मतलब क्या था। जनरली अगर हम बात करें कि एक एडजेक्टिव जो होता है उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है, rather than उसकी बजाय एक्शन किसका, वर्ब का, कि वर्ब जो है क्या कहना चाहती है, वो कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही बताने की कोशिश करता है, कौन, एडजेक्टिव। और जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब भी मॉडिफाई करता है किसी भी एक्शन को, किसके, वर्ब के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब खुद के, किसी फ्रेज के, इन सब के, प्रोनाउन के भी हो सकता है कई बार, तो एडवर्ब वो काम भी करता है। तो एडवर्ब को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल एडजेक्टिव की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस हैं, चारों हम यहाँ पे देखने वाले हैं ताकि हमें चीज़ यूज टू हो जाए आगे हम अपने रूल्स के लिए। सी इज़ अ स्किलफुल डांसर। अब यहाँ पे जो स्किलफुल है ना, मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे, ये जो स्किलफुल है ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। और ये सेंटेंस इस तरीके से भी हो सकता था, सी इज़ अ डांसर, वो डांसर है, लेकिन मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया स्किलफुल, वो स्किलफुल डांसर है, उसके पास कौशल है, उसके पास डांस की जो कला है ना, उसको नॉलेज है उस डांस की कला का उसको, ठीक है, तो इसलिए स्किलफुल उसने कहा है। तो ये उस डांसर की क्या है, ये उस डांसर की क्या है, क्वालिटी। एक और देखो सेंटेंस, सी डांसेज स्किलफुली, सी डांसेज स्किलफुली, वो डांस कर रही है किस तरीके से, स्किलफुली। यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। डबल एल वाई एंडिंग वर्ड्स ज़्यादातर एडवर्ब्स होते हैं, 100% नहीं कहा मैंने भाई,
ज़्यादातर कहा है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, क्यों है? क्योंकि ये किसको डिफाइन कर रहा है? सी डांसेज स्किलफुली, डांसेज को, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाना चाहिए। एक मिनट, लेट मी चेक। सी डांसेज स्किलफुली, स्किलफुल है क्या? क्या है स्किलफुल? हाँ, डांस है। तो डांसेस जो है यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। ये एडवर्ब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये एडवर्ब जो है किस चीज़ को बता रहा है? ये एक्शन को बता रहा है। एडजेक्टिव और एडवर्ब एक जैसे से ही होते हैं, लेकिन एडवर्ब जो है ना वर्ब को मेनली मॉडिफाई करता है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों को भी उसके साथ साथ मॉडिफाई करता है। रूल नंबर 2 समझाना है क्या? ये तीसरा और चौथा भी देख लो। चलो, थॉटफुल और थॉटफुल्ली के बीच में भी डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। सोनूज एक्ट वॉज थॉटफुल और सोनू एक्टेड थॉटफुली। यहाँ पे सोनू का एक्ट जो है क्या था? थॉटफुल था। तो यहाँ पे ये क्वालिटी की बात की जा रही है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे है सोनू एक्टेड थॉटफुली, यहाँ पे ये एडवर्ब है, ठीक है। एक्टेड थॉटफुल्ली, एक्टेड को जो है थॉटफुल्ली बताया गया है, ठीक है। तो काम जो किया है ना वो थॉटफुल्ली किया है, सोच समझ के किया है, या सोच समझ पूर्वक जो है आप इसको नाम देना चाहें, अगर थोड़ा सा एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग में आप जाना चाहेंगे तो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एक्शन बताया है, एक्शन और क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, द वर्ब्स गिवन बिलो आर लिंकिंग वर्ब्स। इनको लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। सम वर्ब्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको एडवर्ब्स के द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। उनमें से कुछ वर्ब्स हैं, बी है, बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मेक, प्रूव। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई नहीं किए जा सकते। तो फिर क्या करते हैं इनका, है ना? तो फिर इनका क्या करते हैं? इनको किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो इनको मॉडिफाई नहीं करते हम एडवर्ब के द्वारा, ठीक है। बस यहाँ पे इतनी बात दी गई है। कुछ सेंटेंसेस भी देखने हैं। हर वॉइस साउंड्स हार्श। उसकी जो वॉइस है ना वो साउंड करती है कैसा? हार्श, कर्कश जो है साउंड है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आई है? साउंड आई है। तो इसको आप हार्श करके बता रहे हो तो वो सही बात नहीं है ना, वो सही बात नहीं है एक तरीके से, ओके। लेकिन इन वर्ब्स को जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो उनको आप एडवर्ब के द्वारा क्या नहीं कर पाओगे? मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे सी अपीयर्स सैड, आई फील सिक, सी हैज़ ग्रोन वॉइस, मोना इज़ स्मार्ट, है ना। तो इस तरीके से इनको हम जो है सेंटेंसेस को या इन वर्ब्स को ऐसे देख सकते हैं कि इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हम ज़्यादा। उसके बाद नोट दे रखा है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डिस्टिंक्शन क्या दे दी भाई इसने? अब देख लेते हैं। ए और बी सेंटेंस को देखते हैं। सी लुक्ड काम एंड क्वाइट, जी हाँ ठीक है। सी लुक्ड एट हर एंग्री हस्बैंड कामली एंड क्वाइटली। सबसे पहली वर्ब में लुक जो दे रखी है ना वो क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। ये कह रही है कि सी लुक्ड काम एंड क्वाइट, वो जो है कैसी दिख रही है? काम भी है और क्वाइट भी है, एक तरीके से एडजेक्टिव हैं दोनों। उसके बाद सी लुक्ड एट हर एंग्री हस्बैंड, अब वो अपने एंग्री हस्बैंड की तरफ देख रही है। वो कैसा है? वो कामली बैठा है या फिर क्वाइटली बैठा है? इन ए काम एंड क्वाइट मैनर में है वो, तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। अलग अलग वे से दोनों चीज़ों को बोला गया है और अलग अलग वे से एक वर्ब को यूज़ किया गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कहा है कि वो जो सी है ना वो बैठी है काम एंड क्वाइट, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में उसके हस्बैंड जो है ना वो कामली और क्वाइटली जो है एक तरीके से हैं या बैठे हैं, ये कह लो आप बैठे हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस किस तरीके से क्या कहा है? ये कहा है द मैंगोज टेस्ट स्वीटली, यानी कि ये जो स्वीटली है ना इसको हम स्वीटली नहीं लिख सकते। ये जैसे यहाँ पे हमने कामली या क्वाइटली नहीं लिखा, इसको आप स्वीट लिखोगे। देखो इसने भी बताया है। यहाँ पे सी टॉक्स स्वीटली, यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट बात है। सी टॉक्स स्वीटली हम कह सकते हैं और ये स्वीटली जो है ना
ये एक एडवर्ब है। पेन क्यों नहीं चल रहा? ये एक एडवर्ब है यहाँ पे स्वीटली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप स्वीटली नहीं कह सकते, यहाँ पे आप स्वीट कहोगे, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, नाउन है, ठीक। उसके बाद हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच डोंट एडमिट ऑफ एनी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने साथ एडमिट नहीं करते किसी भी प्रकार के कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री को। सच एडजेक्टिव्स डिनोट एब्सोल्यूट पोजीशन। इस तरीके के एडजेक्टिव्स को हम कौन सी पोजीशन वाले बोलते हैं? एब्सोल्यूट पोजीशन वाले बोलते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या होती है। पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, एटर्नल, सुप्रीम। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो क्या करते हैं? एब्सोल्यूट पोजीशन रखते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो ये एब्सोल्यूट पोजीशन होती है ना, ये इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है जब भी किसी चीज़ को रेगुलरली एक फ्लो में, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रेगुलर फ्लो में जब किसी वर्ड को या चीज़ को यूज़ किया जाता है और जब उसको उस फ्लो से हटकर यूज़ किया जाए तो उस चीज़ को एब्सोल्यूट पोजीशन कहा जाता है। अब यहाँ पे इस रूल को समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये क्या प्रॉब्लम है, आज पेन ही नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे टच कर रहा हूँ, पेन ही नहीं आ रहा, क्या चक्कर है यार। चलिए देखते हैं कोशिश करके, है ना, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी के चक्कर में ऐसा होता है। देखो, आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज़। यहाँ पे इसने कहा कि जो ये मोर है ना, ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब ये समझने की कोशिश करो, ये एरर में आते हैं ऐसी चीज़ें। देखो, इसने कहा था कि एब्सोल्यूट जो पोजीशन होती है एडजेक्टिव्स की, वो यूज़ की जाती है बहुत बार, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेते। सबसे पहले इन वर्ड्स को ध्यान रखना होगा। इनमें से क्या कोई आया है यहाँ पे? यहाँ पे इनमें से देखो, मोर कंप्लीट, यहाँ पे शायद कंप्लीट आया है, बिल्कुल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर कंप्लीट नहीं यूज़ करना है, हमने कंप्लीट ही यूज़ करना है। आई हैव नेवर सीन आ कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज़। मैंने कभी भी जनरल स्टडीज़ के ऊपर एक पूरी कंप्लीट बुक नहीं देखी। तीनों एग्जांपल्स देख लेते हैं समझने के लिए, टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं है, बट आप चीज़ों को ज़रूर समझेंगे। एसपी बख्शी आपको मुश्किल नहीं लगेगी, मुझे नहीं लगता इन वीडियोस के देखने के बाद। हैप्पीनेस इज़ द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। भाई चीफेस्ट नहीं लिखना है, चीफ लिखना है, चीफ। हैप्पीनेस इज़ द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, है ना। अब यहाँ पे इनमें से कौन आया है, उसको ढूंढने की कोशिश करनी है, उसको ढूंढने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे इनमें से कौन आया है। अरे भाई चीफ ही तो आया है, इसका हमने क्या नहीं करना है, ये द देख के चीफेस्ट नहीं लिखना है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर। यहाँ पे द मोस्ट को हटाना पड़ेगा, द मोस्ट को हटाना पड़ेगा, ये हटा दिया मैंने द मोस्ट। अब देखो, हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकेम सुप्रीम पावर कहना होगा, ना कि द मोस्ट सुप्रीम पावर। नेक्स्ट जो है बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में क्या दे रखा है, तो अगर आपको समझ में ना आए ना लास्ट के रूल्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए करें, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक आप है ना ऐसा करें, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी कितने भी मिनट और सेकंड लिख दिया करें, उस पॉइंट पे हम उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकें, चेक कर सकें कि हमने क्या बोला है, क्या कर दिया है, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो रूल नंबर 4 की बात कर रहे थे। तो द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स सच एज, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ जैसे कि प्रियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, परीफर वर्ब होती है, ये एडजेक्टिव नहीं होता है।
ठीक है, परिफर किया जाता है कि बजाय टी के, कॉफ़ी के, इस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को परिफर किया जाता है, बस कहने का मतलब ये है। परिफरेबल बनेगा, ये रूट वर्ड होता है, इससे ये एडजेक्टिव बनेगा परिफरेबल। और एल्डर, कुछ इसी तरीके के कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये फॉलो किए जाते हैं बाय टू इंस्टीड ऑफ देन, मतलब देन लिखा मिलेगा वहाँ पे THAN, इसको काट के हमने किस में चेंज करना है, टू में चेंज करना है, मतलब टू लगाना है। और ये चीज़ हमें कॉमन एरर में ज़्यादातर देखने को मिलती है। कोशिश करते हैं इसको सॉर्ट आउट करने की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ही इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस, यहाँ पे देन की जगह पे क्या आने वाला है, टू आने वाला है। ही इज़ सीनियर टू मी इन सर्विस, जैसे कि लेमन जूस इज़ परिफरेबल देन टी, यहाँ पे परिफरेबल के बाद है ना देन नहीं आएगा, टू आएगा, परिफरेबल टू। तो इस इन वर्ड्स से हमने निकालना है, सीनियर हो गया यहाँ पे परिफरेबल हो गया, आगे भी जिस तरीके से इनमें से कोई ना कोई देखने को मिलेगा, तो हमें क्या करना है, देन को काट के टू का यूज़ करना है। ये कंपैरेटिव जो है हमारे एक तरीके से एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जूनियर, प्रियर, सीनियर, इंफीरियर, परिफर, परिफरेबल, एल्डर, है ना, ये सब जो है, ठीक है। अब आप सारे कहोगे कि सारे के सारे पढ़ के दिखाओ सर, ये सही नहीं है चीज़, मतलब कहने का मतलब ये है। रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, नोट केयरफुली द डिस्टिंक्शन अमंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, इनको बड़े ध्यान से नोट करना है, बड़े ध्यान से समझना है। एक बार मैं आपको बड़े ध्यान से पढ़ा रहा हूँ और फिर आगे इनसे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आने वाली है, उसको हमने जो है शॉर्ट आउट करना है। बहुत सारी एक्सरसाइज मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा भी दूंगा इनमें से, ठीक है। चलिए देखते हैं इनको, और चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटल की, लिटल और फ्यू की, ठीक है। लिटल और फ्यू, इनका मतलब होता है कुछ, ठीक है, और कुछ मतलब बिल्कुल ना के बराबर कुछ, बिल्कुल न के बराबर कुछ। जब हम लिटल की बात करते हैं तो क्वांटिटी की बात करते हैं, जब हम फ्यू की बात करते हैं तो नंबर की बात करते हैं, जब हम इसकी डिग्री की बात करते हैं तो लिटल लेस लीस्ट होती है, और जब फ्यू की डिग्री की बात करते हैं तो हमारी फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट होती है, ठीक है। लिटल मीन्स हार्डली एनी, मतलब नेगेटिव सेंस में। फ्यू मीन्स हार्डली एनी वन या एनीथिंग, नंबर में, समझ गए। मतलब ये भी नेगेटिव सेंस में, मतलब फ्यू को भी नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, लिटल को भी नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। लिटल को ना के बराबर क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाएगा, इसकी डिग्री होंगी लिटल लेस और लीस्ट, और फ्यू को नंबर में 0 के बराबर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा और लिटल भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, ओके। उसके बाद आ लिटल, आ फ्यू हो जाएंगे। आज जब उसके साथ लग गया तो ये क्वालिटी में, मतलब लिटल क्वालिटी में कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस में यूज़ किया जाएगा। उसी तरीके से आ फ्यू अगर यूज़ होगा तो वो नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ की ही मतलब संख्या में अफर्मेटिव सेंस में ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, द लिटल मीन्स नोट मच बट ऑल, यहाँ पे द फ्यू मीन्स नोट मैनी बट ऑल। यहाँ पे मच और मैनी से आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे फ्यू क्यों आया, यहाँ पे लिटल क्यों आया। उसके बाद द लगाते हैं। ओ भाई द वाला एग्जाम्पल पढ़ दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो आ वाला ही क्लियर करते हैं पहले, तो आज गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आ लिटल मीन्स नोट मच, यहाँ पे अ फ्यू मीन्स नोट मैनी। अब यहाँ पे मच और मैनी से आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे होंगे, बात तो सही थी, वही बात है यहाँ पे भी। और अफर्मेटिव सेंस में दोनों यूज़ किए जाते हैं, बट लिटल जो है क्वांटिटी और फ्यू जो है नंबर। उसके बाद द में मतलब जो भी चीज़ है ना, जितनी की जितनी है, सारी की सारी, ठीक है। जो भी है चीज़, जितनी की जितनी है, जितनी भी है उतनी की उतनी, सारी की सारी, कंप्लीट, जो भी है जितना भी है। तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव सेंस कह लो या नेगेटिव सेंस कह लो, दोनों ही सेम ही बात पड़ती हैं। उसके बाद सम की बात करते हैं। सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंस एंड
एंड वॉइल मेकिंग रिक्वेस्ट। सम को हम अफर्मेटिव सेंस में यूज़ करते हैं और जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हों तब यूज़ करते हैं। एने को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और कौन सी सेंस में, किसी की भी सेंस हो सकती है, वो सेंस होती है एवरी। In interrogative sentences, some is used as an adjective, somewhat is used in as an adverb। somewhat को हम adverb के रूप में यूज़ करते हैं। some को हम दो यूज़ some के हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या। एक तो some को affirmative सेंस में यूज़ करते हैं जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हों, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हों तो some को हम एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद नोट एने या फिर नोट एने या नो एने जो है रोंग होता है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत होती है। ना तो नो एने लिखते हैं कभी भी या फिर नोट एने लिखते हैं कभी भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फर्दर की। फर्दर मीन्स मोर डिस्टेंट। इसकी जो डिग्री बोलते हैं क्या होती हैं, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक है। उसके बाद फर्दर मीन्स एडिशनल। एक ये वाला फर्दर भी होता है, देखो ये OWS में भी काम करेगा, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। देखो एक तो होता है फार्दर, ठीक है, फार्दर। एक होता है फर्दर, FURTHER। यू और ए का ही डिफरेंस है यहाँ पे। जब हम फार्दर की बात करते हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ कर रहे हो किसकी, फार की। जब हम फर्दर की बात करते हैं तो एडिशनल जो है चीज़, मीनिंग, कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हैं हम, उसकी बात करते हैं। उसके बाद अदर की बात करते हैं और अनदर की। अदर का मतलब होता है सेकंड, किसी भी दो में से दूसरे नंबर की चीज़ अदर होती है। अनदर एडिशनल वन, एक और जोड़ लेना। अनदर का मतलब होता है एक और जोड़ लेना, चाहे पहले से कितने ही हों लेकिन उसमें एक और जोड़ लेना, वो क्या होता है, अनदर। ओल्डर और ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट। ओल्डर और ओल्डेस्ट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स, ये पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नोट ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में यूज़ नहीं किए जाते। और थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ओल्डर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये जो है इसके लिए डिग्री होती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, इट रेफर्स टू बोथ टू एज एंड टाइम। ये जो ओल्ड है ये हमारा दोनों चीज़ों को डिनोट करता है। ये एज के बारे में भी बात करता है और ये टाइम के बारे में भी बात करता है। ये किसके लिए बात थी, ये ओल्ड के लिए बात थी। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये इसके लिए तीनों फॉर्म्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं। और इसको ब्लड रिलेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, उन रिलेशंस के लिए यूज़ नहीं करते हम। इनको पर्सन्स और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं, एज और टाइम दोनों बताने के लिए। उधर एल्डर और एल्डेस्ट की बात करें तो ये पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओनली इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशन, जब हम एल्डर की बात करते हैं या एल्डेस्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये भी ओल्ड के ही जो है क्या होते हैं, डिग्रीज होते हैं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी होता है, ठीक है। जब हम एल्डर और एल्डेस्ट की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। पर्सन्स को हम सिर्फ डिनोट करने के लिए एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करते हैं। ये जो है सिर्फ एज को डिनोट करते हैं, एज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा सीख रहे हैं ना आप, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप दबा के, ठीक है। उसके बाद लेटर इज़ द अपोजिट ऑफ अर्लियर, रेफर्स टू टाइम। लाटर इज़ द अपोजिट ऑफ फॉर्मर, रेफर्स टू पोजीशन। देखो एक तो होता है लेटर, ठीक है, एक होता है लाटर और एक होता है लेटर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ए का डिफरेंस है। ये वाला पत्र लेटर, इसको डिलीट कर दो। अब इन दोनों पे आ जाओ, ठीक है, डिलीट कर देते हैं बिल्कुल। लेटर का मतलब क्या होगा, ये अपोजिट होता है अर्लियर का। मतलब अर्लियर का क्या मतलब होता है, पहले, ठीक है, पहले। और लेटर का मतलब क्या होगा, बाद या बाद में, ठीक है। लेकिन ये वाला लाटर होता है, लाटर ये अपोजिट किसका होता है, फॉर्मर का। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पोजीशन में पहले। क्या होता है, पोजीशन में पहले। और ये क्या बात करता है, लेटर, टाइम में पहले, समय में पहले, समय से पहले, ओके। जब फॉर्मर की बात करते हैं तो पोजीशन में पहले, जब हम अर्लियर की बात करते हैं तो टाइम में पहले, समय में पहले, ओके। उसके बाद
लाटर जो है अपोजिट होगा फॉर्मर का। फॉर्मर लाटर, फॉर्मर मतलब पहले पोजीशन में, लाटर मतलब पोजीशन में बाद में, ठीक है। आगे लेटेस्ट, लेटेस्ट एंड लास्ट। लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, लास्ट अप टू नाउ ओनली। ये लेट, लेटर, लेटेस्ट ये टाइम के बारे में बात करता है। लेटेस्ट मतलब अभी अभी, रिसेंटली, है ना। लास्ट की बात करें तो लास्ट होता है, लास्ट मीन्स लास्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे आखिर का। लास्ट मतलब सबसे आखिर का, ठीक है। ये होता है लेट, लेटर, लास्ट, ये पोजीशन की बात करता है। लास्ट पोजीशन की बात करता है। लेट या लेटेस्ट या लेटर, ये सब जो है किसकी बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा सीखने को मिला होगा वर्ड्स के बारे में। हर वक्त सामने से घूमते हैं सारे वर्ड्स, बट क्या होता है उनके बारे में जानकारी, वो चीज़ ज़रूरी होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है। लिटल एंड फ्यू कैन नॉट क्वालिफाई द वर्ड्स क्वांटिटी एंड नंबर। लिटल और फ्यू जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते क्वांटिटी और नंबर को। स्मॉल इज़ यूज टू क्वालिफाई दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को यानी कि क्वांटिटी और नंबर को क्वालिफाई करने के लिए, इनके बारे में वर्णन करने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए हम स्मॉल वर्ड को यूज़ करते हैं। अब ये है ना पूरी एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, यहाँ पे दे रखे हैं 23 क्वेश्चंस। यस, आई एम राइट, 23 क्वेश्चंस दे रखे हैं। सभी के सभी अभी जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं ना उनके ऊपर दे रखे हैं, और पीछे ये ब्रैकेट में दे रखे हैं ना। अगर करेक्ट होगा तो इन्होंने करेक्ट लिख रखा है, अगर रिप्लेस करना होगा तो ये कह देंगे कि इस वर्ड की जगह पे ये वाला वर्ड यूज़ करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर लिख के बता सकते हैं। जैसे एक की ट्राई करूं मैं आपके साथ, चलो कर लेते हैं, एक की ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये भाई पेन ही नहीं आता, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है। लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। देखो यहाँ पे थोड़ी सी भी कॉमन सेंस की बात की गई है। देखो थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिटिल बिल्कुल ही नहीं होगा, आ लिटिल होगा। एक पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आ लिटिल इसलिए होगा। और लिटिल क्यों नहीं होगा, वो कारण है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव सेंस नहीं है इस सेंटेंस की। ओके, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। आगे भी देख सकते हैं आप, एक और देख लो। लिटिल दैट शी हैड फॉर मी इज़ अनफॉरगेटेबल। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, दै लगाना है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी चीज़ की बात की गई है जो भी उसके पास थी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप है ना इन सेंटेंसेस को क्या करके देख सकते हो, टैकल आउट करके देख सकते हो। यहाँ पे नोट भी लिख रखा है, इसको अप्लाई करके देख लेना। सेंटेंस नंबर कुछ दिया हुआ है इन्होंने, उनके ऊपर जो है इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। ये पेन पता नहीं भाई आज परेशानी खड़ी कर दी इस पेन ने तो आज, ठीक है। इसने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया आज मेरे को पेन ने। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। ये कहता है व्हेन टू एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन। जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हों, बोथ द एडजेक्टिव्स, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम डिग्री। दोनों एडजेक्टिव्स को आप सेम डिग्री में लिखोगे, एक को फर्स्ट डिग्री, एक को थर्ड डिग्री, एक को फर्स्ट डिग्री, एक को सेकंड डिग्री, एक को सेकंड डिग्री, एक को थर्ड डिग्री, ऐसे नहीं कर सकते आप। सेम डिग्री में लिखना पड़ेगा अगर वो एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, सी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। यहाँ पे है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, समझने की कोशिश करें आप यहाँ पे बात को। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो एडजेक्टिव है एक्टिव और एक है एनर्जेटिक। दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इस चीज़ को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो एनर्जेटिक भी है और क्या है, एक्टिव भी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जेटिक के पहले भी द मोस्ट लगाना पड़ेगा। सी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। इस तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7th रूल, ठीक है।
ये क्या कहता है, ये कहता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड कोऑर्डिनल एडजेक्टिव, समझ गए होंगे आप पीछे जो है सॉरी कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं दो प्रकार, नंबर ऑफ एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कोऑर्डिनल एडजेक्टिव में हम 1 2 3 4 5 ऐसे इसको पढ़ते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑर्डिनल एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। जब हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव की बात करते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जब हम कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स की बात करते हैं उनसे पहले हम द नहीं लगाते हैं। अब देखो आगे रूल क्या कहता है, ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल को रिप्लेस किया जा सकता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के पहले, जैसे कि यू मस्ट स्टडी द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। यहाँ पे है ना गलत जो है एक तरीके से पोजीशनिंग की गई है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, द किसके पहले लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे किसके पहले लगाया हुआ है, बस यही चेंज करना है। इनका जो सीक्वेंस होता है ना वो क्या होता है, जब भी एक ही सेंटेंस में सेम जो है आएंगे और इकट्ठे आएंगे, लगातार आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव वे में आएंगे, कौन, कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो सबसे पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएंगे, फिर कोऑर्डिनल एडजेक्टिव आएंगे और इस ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द आएगा। भाई इसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हो, इसको आप जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हो, इसको आप आर्टिकल में भी पढ़ते हो, इसको आप एडजेक्टिव में भी पढ़ते हो, ठीक है। बहुत सारी जगह पे मतलब ये रूल्स है ना घूम फिर के इधर उधर आते रहते हैं। आप है ना मुझसे पूछते हैं कि सर रूल्स तो हमने आपका वीडियो देख लिया, हमने बुक पढ़ लिया, हमने रट्टा लगा लिया, हमें रूल याद ही नहीं हुआ। भाई याद नहीं करना है, आपने एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई करके देखना है। एक्सरसाइज के ऊपर अगर हम रूल को अप्लाई कर पा रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है या कैसे मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको रूल याद हो गए हैं। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं रूल्स को तो आपको रूल्स याद नहीं हुए हैं। रूल नंबर 8 की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। रूल नंबर 8 है द कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग ER। जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव ER से एंड होते हैं, जैसे कि क्लेवरर होता है, जैसे कि स्वीटर होता है ना, इसी तरीके के शुड बी यूज्ड एज, उनको यूज़ किया जाना चाहिए मोर क्लेवर, इस तरीके से कि मोर क्लेवर के जैसे यूज़ किया जाना चाहिए, उनको क्लेवरर की जगह पे मोर क्लेवर यूज़ किया जाना चाहिए। व्हाइल कंपेयरिंग द 2 क्वालिटीज़ ऑफ वन एंड द सेम थिंग और ए पर्सन। कब ये कंडीशन कब अप्लाई करनी है, देखो सबसे पहली बात तो जो ER एंडिंग जो एडजेक्टिव्स हैं या डिग्रीज़ हैं या कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज़ जो ER से एंड होती हैं, उनको हम मोर या मोस्ट से बनाते हैं ना डिग्रीज़ को, ये आपने लुसेंट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब हम मोर और मोस्ट से बनाते हैं, मोस्ट को छोड़ दो, मोर की बात हो रही है क्योंकि कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो सेकंड डिग्री की बात करेंगे हम लोग। तो जब भी हम ER एंडिंग जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती हैं उनकी बात करते हैं, और जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हो 2 क्वालिटीज़ के बीच में किसी भी एक सेम व्यक्ति की या किसी भी एक सेम चीज़ की, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम मोर का यूज़ कर सकते हैं उस डिग्री को यूज़ करने के बजाय उस रूट फॉर्म के पहले। क्लेवरर के पहले मोर क्लेवरर नहीं लिखना है, मोर क्लेवरर नहीं लिखना है, मोर क्लेवर लिखना है। समझ रहे हैं आप चीज़ को? देखो कैसे, सी इज़ क्लेवरर देन ऑनेस्ट, सी इज़ क्लेवरर देन ऑनेस्ट। यहाँ पे देखो क्लेवर भी यही है सी और ऑनेस्ट भी यही है सी। एक ही व्यक्ति की 2 अलग अलग क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और एक ही सेम पर्सन की क्वालिटीज़ हैं, तो हम क्लेवर की जगह पे जो ER एंडिंग हमारी कंपैरेटिव डिग्री है या एडजेक्टिव है उसको हम क्लेवरर लिखने की बजाय मोर क्लेवर लिख सकते हैं। समझ गए आप चीज़ को? दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, ये देखो यहाँ पे सी इज़ मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। यहाँ पे लिख रखा है यूज़ क्लेवरर इन प्लेस ऑफ मोर क्लेवर। क्यों भाई, क्यों किया यहाँ पे ऐसा? यहाँ पे ये मोर क्लेवरर क्यों सही नहीं है? अब देखो क्यों सही नहीं है। सी इज़ मोर क्लेवर
देन हर सिस्टर। भाई यहाँ पे उसकी सिस्टर की भी बात कर दी उसने, सेम बंदे की दो क्वालिटीज़ की बात नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पे मोर क्लेवर नहीं आ सकता। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लेवरर ही लिखना पड़ेगा। समझ गए आप दोनों चीज़ों को, समझ गए ना, समझने चाहिए भाई क्योंकि लाइव नहीं है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है 9th रूल है, द एक्सप्रेशन दीज और दोज शुड नॉट बी यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, काइंड, टाइप और शॉर्ट, उनको हम यूज़ नहीं करते। ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी सीख के आए हैं, अभी भी देख लो। आई विल नॉट डू दीज काइंड या शॉर्ट ऑफ एक्ट्स, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दीज की जगह पे दिस लिखना पड़ेगा भाई। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काइंड्स नहीं लिखा हुआ या शॉर्ट्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, ये जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है 10th रूल, ये क्या कहता है, ये कहता है नोट केयरफुली द यूज़ ऑफ अदर एंड एल्स। यहाँ पे नोट करना आप लोग दो वर्ड्स का यूज़, एक तो अदर का और एक एल्स का, इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या यूज़ करते हैं और इन वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, अदर और क्लेवर, अदर और एल्स का, तो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखो अब क्या जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सी इज़ अ बेस्ट टीचर, सेंटेंस सही है? नहीं भाई सही नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सी इज़ अ वेरी गुड टीचर, जैसा कि इसने बताया है, सी इज़ अ वेरी गुड टीचर। सी इज़ अ बेस्ट टीचर तो करेंगे ही नहीं हम लोग भाई, सी इज़ अ वेरी गुड टीचर। जब हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का चेंज हम देखने को मिल सकता है। एक दो सेंटेंस और देखो, और चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, सी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। देखो जब वो सबसे इंटेलिजेंट ही है तो आप उसको अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन भी तो बोल सकते हैं, है ना, अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन भी तो बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, 3rd है माय ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर्स इन द टीम, है ना। यहाँ पे ऑल और अदर एक ही बात है, तो आप यहाँ से अदर को हटा दोगे, ठीक है। या क्या कहेंगे हम फिर, हम ये कहेंगे कि माय ब्रदर इज़ द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल इन द टीम, जितने भी टीम में हैं। अदर और ऑल तो सारे एक ही बात नहीं होगी ऐसे। अब आप इनको पढ़ के देखोगे तो इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो हमें हटाने की, जोड़ने की, घटाने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। जैसे कि एक लास्ट सेंटेंस और देख लो, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ वार्मर देन दिल्ली। यहाँ पे इस तरीके का हमारे नाउन में भी देखने को मिला था हमें, ठीक है ना, लूशेंट में, यहाँ पे नहीं लूशेंट में देखने को मिला था। हम इस बात को कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ वार्मर देन दैट ऑफ, देन उसके बाद दैट ऑफ यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे दिल्ली, देन दैट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बजाय, है ना। तो यहाँ पे ये जो कितने सेंटेंस है, 18 सेंटेंस हैं, 17 सेंटेंस है। इनको जब आप पढ़ के देखोगे तो कोई ना कोई नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी जो रेगुलरली हमें आँखों के सामने से निकलती है, बट उसका हमें इतना ज़्यादा यूज़ देखने को मतलब करेक्ट यूज़ देखने को नहीं मिलता है, और हम क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं उसके अंदर। तो हमारे टोटल यहाँ पे 18 रूल्स हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, जो कि 9th जो है हमारा रूल है। देखो यहाँ पे द यूज़ ऑफ ऑल, बोथ एंड होल, ये तीनों एक जैसे से होते हैं। इनके एडजेक्टिव के रूप में क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट में दिया है प्लेस ऑफ द आफ्टर ऑल और बोथ, द लगाना है ऑल और बोथ के बाद, व्हेन यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर प्लूरल नाउन्स, जब इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाए प्लूरल नाउन के लिए, बट द इज़ यूज्ड बिफोर होल, होल के पहले द यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ में आता है, ऐसे तो समझ में नहीं आता। देखो
क्या कहा है, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे ऑल और बोथ इन दोनों के तो बाद में द यूज़ होगा, ठीक है, लेकिन होल जो है हमारा उसके पहले द यूज़ होगा। सबसे पहली बात तो ये नोट करने की है। और एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, बोथ द बॉयज़ लेफ्ट सून, यहाँ पे है ना प्लूरल नाउन, ठीक है, उससे पहले द है ना, बिल्कुल है, उससे पहले बोथ है, बिल्कुल है, तो ये चीज़ हमने सीखनी है। ऑल शुगर इज़ वेस्टेड, ऑल शुगर इज़ वेस्टेड, यहाँ पे पूरा सही है, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो इसलिए हम इसके साथ द यूज़ नहीं करेंगे ना हम लोग। आर्टिकल में सीख के आए ना हम कि अनकाउंटेबल के साथ हम जो है आ या एन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, नहीं सॉरी, आ या एन यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी नहीं करेंगे, आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा बी पॉइंट, प्लेस पॉजेसिव, भाई ये पेन तो है ना आज तो बस, प्लेस पॉजेसिव केस आफ्टर ऑल एंड बोथ, पॉजेसिव केस हो जाएगा प्लेस किसके बाद, आफ्टर ऑल और बोथ के बाद, जैसे कि माई ऑल एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, है ना, माई ऑल, भाई माई ऑल नहीं, ऑल माई, अरे भाई ऑल माई होगा, ऑल के बाद हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ऑल के बाद हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा नाउन आता है, एफर्ट्स है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी है, और प्लूरल नाउन ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में। बोथ माई फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, बोथ माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो बोथ है, उसके बाद माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद प्लूरल नाउन है, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल है 12th, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स दे एम्फेसाइज या क्वालिफाई या मॉडिफाई एक्सेट्रा। मतलब ये आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो, ये सब जो है प्लेस किए जाने चाहिए इमीडिएटली पहले, किसके, जिसको ये एम्फेसाइज करते हैं उसके, तभी ये अपना काम कर पाते हैं, तभी ये एम्फेसाइज कर पाते हैं, तभी ये उसके ऊपर बल, जोर, प्रकाश डाल पाते हैं। सी नॉट ओनली कम टू सी मी बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है ना कंजंक्शन में, हाँ याद रखना, ये भी भूलना नहीं है। नॉट सी नॉट ओनली टू कम टू सी मी, सी नॉट ओनली कम टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर ओल्ड बुक्स। यहाँ पे नॉट ओनली किसके पहले यूज़ करना है, टू सी के पहले यूज़ करना है, कम को पहले लेके जाना है, ये लिखना है ऐसे, सी नॉट कम ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक, ठीक है ना, टू टेक क्या, हर ओल्ड बुक्स। एक एग्जांपल और देखो, नाइदर सी इंटेलिजेंट, नाइदर सी इज इंटेलिजेंट नोर ऑनेस्ट। अब यहाँ पे देखो नाइदर जो है वो इंटेलिजेंट के पहले यूज होगा, सी इज नाइदर इंटेलिजेंट, ये कैसे लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा भाई, ये लिखना पड़ेगा, सी इज नाइदर, नाइदर उसके बाद इंटेलिजेंट नोर ऑनेस्ट, ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि नाइदर सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। ये सीक्वेंसेस हैं, इनसे भी सभी के सभी सेंटेंसेस को पढ़ के आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, बेस्ट वाली चीज़। नेक्स्ट है 13th, ये कहता है एज के बारे में, एज इज यूज्ड इन द पॉजिटिव डिग्री टू डिनोट इक्वलिटी व्हेन देन इज यूज्ड इन द कंपैरेटिव डिग्री। एज को यूज़ किया जाता है पॉजिटिव डिग्री के साथ इक्वालिटी को बताने के लिए, देन को यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन करने के लिए। बोथ एज और देन दोनों को रिक्वायर किया जाता है, मतलब दोनों की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड है टू बी यूज़ करने के लिए व्हेन ए सेंटेंस कंटेन्स, जब एक सेंटेंस के अंदर हो एडजेक्टिव्स हों, पॉजिटिव डिग्री का भी और कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म का, दोनों का, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, दोनों को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, एज को भी
और दूसरा हमारा क्या था, देन को भी हम चलो देखते हैं देन एज किस तरीके से यूज होते हैं। देखो, सी इज एज ऑनेस्ट, मैं सही वाला सेंटेंस पढ़ लेता हूँ क्योंकि इनकरेक्ट है ना पहले वाला। देखो क्या कहा, सी इज एज ऑनेस्ट एज, इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। देखो सबसे पहले तो ऑनेस्ट, एज, एज, सो, एज, इनके बीच में आती है पॉजिटिव डिग्री, एक बात कंप्लीट। उसके बाद सी इज एज ऑनेस्ट एज, यहां तक की बात समझ गए आप, ये पॉजिटिव डिग्री है किसके साथ, एज के साथ, बिल्कुल सही बात कही जी आपने। देन के साथ आपको पता ही है कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ये तो याद ही रहता है। ओके, इफ नॉट मोर ऑनेस्ट, इफ नॉट मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट है, ये होगी हमारी मोर ऑनेस्ट कंपैरेटिव डिग्री। बात आपकी दूसरी भी सही है जी। अब तीसरी बात क्या है, दोनों को एक साथ यूज करना है तो आपको देन भी लेके आना पड़ेगा, आपको एज भी लेके आना पड़ेगा, ये बात बताई थी बस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी देख लो फिर साथ में ही, एक ही तो है। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज, और इवन स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। देन, यहाँ पे देन आ गया, यहाँ पे एज आ गया। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आ गया और पॉजिटिव डिग्री के साथ एज आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ बताई थी इसने। उसके बाद नेक्स्ट रूल है 14। When two adjectives require different prepositions, जब दो एडजेक्टिव्स को अलग अलग prepositions की ज़रूरत पड़ती है, appropriate preposition should be used, एक appropriate, एक सही preposition उसके लिए ज़रूरत होगी यूज़ करने के लिए, with both adjectives, दोनों adjectives के साथ। कैसे कैसे, he is senior and older than I, अब यहाँ पे देन की जगह पे टू यूज़ करना है, ये चीज़ हम पहले जो है पढ़ के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ओल्डर आ गया या फिर सीनियर आ गया, सीनियर आ गया, ओल्डर तो क्या आ गया, सीनियर आ गया। ठीक है, सीनियर आ गया क्योंकि कंपैरिजन है, कंपैरिजन बताया जा रहा है दोनों के बारे में, है ना। और प्रीफर करते हैं जब, या प्रेफरेंस की बात की जाती है तो हम देन को यूज़ नहीं करते, टू को यूज़ करते हैं, बस यही तो बात है। तो यहाँ पे है ना सॉरी, देन की जगह पे टू नहीं, ये गलत बात बोल दी मैंने, सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई, ये ऐसे होगा, सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। इस एडजेक्टिव को भी प्रेपोजिशन देनी पड़ेगी और दूसरे वाले एडजेक्टिव के पास भी प्रेपोजिशन अपनी है। ठीक है, ऐसे है बात। दूसरे पे भी अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता गलत बात हो। हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे देखने की जो है बात ये है कि हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट है ये एडजेक्टिव है, चीपर है ये एडजेक्टिव है, इसके साथ देन है, इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ भी एक हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रेपोजिशन लेके आनी पड़ेगी। तो हम डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन, इस तरीके से कुछ इसका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट और देखते हैं, एक ये है सी इज स्ट्रोंगर एंड यंगर देन हर सिस्टर, सी इज स्ट्रोंगर। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें है ना एक ही व्यक्ति को कही गई है, इसलिए अलग अलग प्रेपोजिशन इनकी नहीं होगी, एक ही व्यक्ति के बारे में है ना दोनों चीज़ें, ये दोनों एडजेक्टिव्स एक ही चीज़ के, एक ही व्यक्ति के बारे में है। सी इज स्ट्रोंगर एंड यंगर है ना, तो एक ही व्यक्ति के बारे में, तो इसको अलग से प्रेपोजिशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। 15th रूल की बात करते हैं। प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर नाउन, एक एडजेक्टिव को प्लेस करना पड़ सकता है किसी भी नाउन के बाद अगर व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, जब उस नाउन को प्रेपोजिशन के द्वारा फॉलो किया जाता है तब। जैसे कि द सब्जेक्ट इज अ वर्दी मैटर ऑफ नोट, ही इज़ अ सूटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट। दोनों सेंटेंसेस को देखिए, सबसे पहले पहला सेंटेंस यहाँ पे देखो, द मैटर इज़ अ वर्दी मैटर ऑफ नोट, यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ सकती है नाउन को। द सब्जेक्ट इज़ ए वर्दी मैटर ऑफ नोट, यहाँ पे कहना पड़ेगा हमें क्या, मैटर
मैटर वर्दी ऑफ, यहाँ पे मैटर फिर वर्दी और फिर ऑफ, इस तरीके से। ये मैटर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, वर्दी जो है ये हमारा नाउन है, ठीक है। क्या है, फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, किस कौन, नाउन नहीं, सॉरी मैंने उल्टा ही बोल दिया। ये वर्दी है ना, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्रेपोजिशंस के जो है साथ आएगा, और नाउन जो है ना वो आगे सरक जाएगा, ठीक है। लेकिन सही तरीका क्या होता है, एडवर्ब होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ये एक सही सीक्वेंस होता है, एक सही तरीका होता है। उसके बाद समझ गए होंगे आप बात को, ओके। 16th, कंपैरिजन ऑफ वेट, क्वांटिटी एंड नंबर। नो कंपैरिजन इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता व्हेन देयर इज टाइम यूज्ड फॉर कंपैरिजन, जब टाइम के बारे में बात की जाती है कंपैरिजन के। सो पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड, इसलिए पॉजिटिव डिग्री वहाँ पे यूज़ की जाएगी। बट वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री व्हेन द सेंटेंस इज विदाउट टाइम्स। हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं जब टाइम की बात ना की गई हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करना चाहें तो, माई बुक इज़ 3 times चीपर देन योर्स। 3 times चीपर, 3 times चीपर। अब यहाँ पे टाइम्स की बात कर दी अब हमने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, माई बुक इज़ 3 times एज चीप एज योर्स, ये वाली चीज़ इसकी जगह पे ऐड करनी पड़ेगी और देन को काटना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट तभी होगा क्योंकि देन तो फिर कंपैरेटिव के साथ आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट 17th रूल ये है, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन्स एट्रीब्यूटिवली। अफ्रेड, asleep, ड्यू, रेडी, अनेबल, alike, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, एलोन, इल, श्योर, वर्द। ये सब जो है ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन्स के पहले यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इल मैन, एस्लीप बॉय, एलोन लेडी, अफ्रेड मैन, एलाइक सिचुएशन आर रोंग एक्सप्रेशंस। मतलब इनको हम जो है इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि सी एलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स, ठीक है। सी एलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स, और कोई नहीं, सिर्फ ये अकेली। इस सिचुएशन में आप इसको गलत नहीं निकाल सकते, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आई फाउंड अ बॉय एस्लीप, एस्लीप बॉय नहीं, बॉय एस्लीप, इस तरीके से लिखा जा सकता है। दिस द मैन इज इल, द मैन इज इल, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव ऐसे ही रहेगा बिना किसी नाउन के, उसको किसी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। द मैन इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग, ये थोड़ा सा अजीब सा रूल भी एक तरीके से हो गया। सबसे वीक रूल मुझे ये लगा। आज का लास्ट रूल होगा इस वीडियो का, और अप्रोक्सीमेट 1 घंटे से ऊपर ज़रूर ये क्लास क्रॉस कर गया होगा, क्योंकि 2 टुकड़े में मुझे इस क्लास को बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि रोकना पड़ गया था बीच में। रूल नंबर 18 और लास्ट रूल होगा आज के वीडियो का। भाई थक गया मैं। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ नाउन, SSRCMNM, इस तरीके से। मतलब सबसे पहले जब ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर की बात की जाती है कि एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं, फिर शेप की बात करते हैं, फिर एज की बात करते हैं, फिर कलर की बात की जाती है, फिर नेशनलिटी की बात की जाती है, फिर मटेरियल की बात की जाती है कि वो है क्या, फिर नाउन की बात की जाती है वो किस प्रकार का नाउन है ना। जैसे कि 20 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन निग्रो, आप इसको ईयर 20 ब्लैक ओल्ड निग्रो अमेरिकन ऐसे नहीं लिख सकते। आप इसको सबसे पहले जो है टाइम पीरियड बताएंगे 20, फिर क्या है वो 20 ईयर है, एज है, क्या है, ईयर है। फिर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन, वो अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन लिखोगे, ओल्ड नहीं बताना चाहते, उसका मतलब एज आज के बारे में आप नहीं बताना चाहते, तो दिया हुआ ही नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे ओल्ड है तो वो ब्लैक से पहले आएगा, वो कलर कुलर बाद में बताना पड़ेगा आपको, ठीक है।
फिर पूरी आइडेंटिफिकेशन उस पर्सन की, उस चीज़ की होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक्सरसाइजेज में जब हमारे ये रूल्स ओनली वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम एक्सरसाइजेज में मिलेंगे, वो भी हमारे वाइट बोर्ड पे करने की कोशिश करेंगे। देखो श्योर नहीं है बट कोशिश ज़रूर रहेगी वाइट बोर्ड पे करने की। ये भाई 1 घंटा क्रॉस कर चुकी है वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको फेसबुक पे भी देख सकते हैं, आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हमारे फेसबुक पेज ने 800 जो है फॉलोअर्स गेन किए हैं। और आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं, राजबीर सिंह, ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं डिस्कशन टू लर्न अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है पर्सनस को मिलवाता रहता हूँ। वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को भी हम कोशिश करेंगे इंटरेक्ट करने की, उस कार्यक्रम से जोड़ने की। डिस्कशन टू लर्न नाम का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने कोशिश बहुत कर रहे हैं ऑनलाइन अपने आप को स्टेबल करने की, बट वो स्टेबिलिटी जो है आ नहीं रही है। पता नहीं तो कंटेंट में दम नहीं है, पता नहीं वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। पता नहीं का मतलब ये नहीं है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, नहीं, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ या हम लोग जो कर रहे हैं ना वो सही है। बट उसके ऊपर जो ऑडियंस की जो जब ऑडियंस आती है ना, उससे ये पता चलता है कि आपके कंटेंट की वैल्यू कितनी है, या आप जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इन पे आप कितना वैल्यू रखते हैं। तो इसी नोट के साथ आपसे जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।